जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आऊंगा, फिर आके ऐ भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। आदाब। आदाब। क्या काम है हमसे? हमारा नाम अशफाक उल्ला खां वल शफीक उल्ला खां है। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें हमसे काम क्या है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? राम, कुछ नए लड़के हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं? तुम ठीक कहते हो अशफाक, भरोसा इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। अरे स्वाति, किस सोच में डूबी हुई हो? मैं ये सोच रही थी कि अशफाक की बिस्मिल से दोस्ती का पता उनके घर वालों को लग चुका था। वह इनकी दोस्ती ऐसी हुई कि दिन रात का साथ हो गया। अशफाक और बिस्मिल आर्य समाज मंदिर में घंटों बैठे रहते, किताबें पढ़ते, बहस करते और मंसूबे बनाते। बस दिन रात यही चलता रहता था उनके बीच। अरे यार, स्वाति जो पूछ रही है वो बताना। हाँ, एक बार अशफाक उल्ला खां को जबरदस्त बुखार आया। दिमागी बुखार ऐसा था कि वो बेहोश हो गए, और जब जरा होश आता तो राम राम की आवाज लगाते। राम राम की आवाज लगाते थे? हाँ, मुसलमान होकर वो राम राम की आवाज़ें क्यों लगाते थे? अरे भाई, राम भगवान की आवाज नहीं लगाते थे, वो बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल को पुकारते थे। ओ राम राम राम। या मेरे मौला, बुखार मेरे बच्चे के दिमाग पे असर कर गया है और वो ऑल फॉल बके जा रहा है। ए मेरे परवरदिगार आलम, मेरे बच्चे को शिफा दे। लल्लू खां, जरा देखो तो सही, अच्छू मियाँ के मुंह से क्या गजबनाक आवाजें अदा हो रही हैं। कहीं कोई असर तो नहीं हो गया? ओह, अब मैं समझा। आजकल अच्छू मियाँ और राम प्रसाद बिस्मिल में खूब छन रही है, और ये हजरत उन्हें राम कहते हैं। इसका मतलब ये है इस लम्हा ये राम प्रसाद बिस्मिल को पुकार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बाहर कोई जनाब अच्छू भैया को ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि अच्छू भैया बीमार हैं, लेकिन तब भी कह रहे थे कि कुछ पल के लिए उनसे मिलवा दें। कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ तो पूछा होता। जी, वो कह रहे थे कि कह दो बिस्मिल आया है। बिस्मिल मतलब राम प्रसाद बिस्मिल? जी। अम्मी, आप उन्हें बुला लो, हम दोनों पर्दे में चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें भीतर ले आओ। जी। आओ राम प्रसाद बिस्मिल, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, पर अशफाक की तबीयत खराब है। सुना है बहुत तेज बुखार भी है। 3 रोज हो गए। अभी कुछ देर पहले तुम्हें ही आवाज लगा रहा था, राम राम पुकार रहा था। अरे अशफाक, अरे अशफाक भाई, मैं हूं राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक, कैसी तबीयत है अब आपकी? अशफाक, तुम उठो नहीं,
लेटे रहो, आराम करो। राम प्रसाद बिस्मिल यही हैं, हम सब यही हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, क्या खूब रिश्ता था उन दोनों में। हाँ, उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। बस बस, बहुत टाइम हो गया है, बाकी की कहानी कल सुनेंगे। अब चलें? तो कहाँ जा रहे हो यार? चाय पी के जाना। अरे चाय वाय का मूड नहीं यार, कल मिलते हैं। कहाँ? अरे मैं आ रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी वहीं मिलते हैं। चल ठीक है, आओ। बाय बाय। बाय। आधा घंटा हो चुका है हमें यहाँ बैठे हुए। जानिए अशरफ कितना और टाइम लगाएगा अभी आने में। अरे यार आता ही होगा, लाइब्रेरी गया है अपनी काम की किताबें ढूंढने के लिए। पर तुम्हें तो मालूम है कि लाइब्रेरी में कितना वक्त लगता है, और अपनी लाइब्रेरी का हाल भी क्या है जानती हो तुम। मुझे तो ना डर है कि कहीं ये बंदा बागियों को पढ़ते पढ़ते खुद बागी ना बन जाए। अरे नहीं यार, ये सीधी सी फैमिली का सीधा सा बंदा है। इसका बाप गांव में खेती बाड़ी करता है, बड़ा भाई दुबई में ड्राइवरी करके छोटे भाई के लिए पैसे भेजता है कि पढ़ लिख करके छोटा भाई अच्छा इंसान बन जाएगा और बच्चों के अच्छे घरों से रिश्ते आने लगेंगे। ये भी कम बड़ी बात नहीं है यार। आजकल ऐसे भाई कितने कम होते जा रहे हैं ना, लोग कितने मतलबी हो गए हैं। और अशरफ का बड़ा भाई तो सचमुच। क्या चल रहा है भाई? तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुमने आने में इतनी देर कर दी, इसलिए मनी मन तुम्हें गालियां भी दे रहे थे। लाइब्रेरी में इतनी देर लगा दी, कोई काम की किताब मिली क्या? हाँ यार, एक बहुत अच्छी बुक हाथ लगी है। इसके अंदर 1925 के आसपास मुल्क में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मतलब कैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी? जैसे 1923 से लेकर 1924 के बीच में सचिंद्र नाथ सान्याल उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के अंदर लोगों से जाके मिल रहे थे और पार्टी का काम फैला रहे थे। उसी तरह योगेश चंद चटर्जी भी बनारस से कलकत्ता, कलकत्ता से लखनऊ, अहमदाबाद जाके लोगों से मिल रहे थे। बिस्मिल भी अपने तौर पर इटावा, मेरठ, झांसी, बनारस और न जाने पता नहीं कितनी जगह जाकर लोगों से मिल रहे थे। 1924 के आखिर में इन लोगों ने यह तय किया कि हम लोग अलग अलग रहकर एक जैसे काम को अंजाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम एक साथ होकर इस काम को अंजाम दें। इसी सोच का नतीजा ये था कि इन लोगों ने हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ की बुनियाद रखी। एक साथ मिल बैठ करके उन लोगों ने पहला काम कौन सा किया जिसका उन्होंने नोटिस लिया? उन लोगों ने द हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पीले कागज पर अपना पैगाम छपवाकर पूरे मुल्क में बंटवा दिया। इससे पूरे मुल्क में खलबली मच गई। ये पैगाम 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच लाहौर, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, बनारस जैसे सारे अहम शहरों में बंटवाए गए। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है जो पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। बिस्मिल। अरे आओ भाई अशफाक आओ। अरे कैसे हो भाई? बस सब कुशल मंगल है, आप सुनाइए। हाँ, अरे वाह वाह, लगता है खाना वाना सब बना लिया है। तो आराम से बैठ के किताब पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच बात तो ये है कि घर में कुछ खाने को है ही नहीं, तो सोचा कुछ किताब पढ़ के समय व्यतीत किया जाए। अरे वाह, ये इतना अच्छा लैम्प कहाँ से मिला तुमको? अरे मिलता कहाँ से, परसों जो डकैती मारी थी वहीं से उठा लाए। लेकिन वहां तो अंधेरा कर दिया ना। बिस्मिल, ये बात तुम्हारे किरदार से किस कदर मुख्तलिफ है? अशफाक, तुम तो जानते हो कि ये डकैती हमने मजबूरी में डाली है, और तुम्हें तो हमारी मजबूरी पता है ना।
खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शहर कोतवाल को हमारे इस पर्चे के बारे में इत्तला हुई कि नहीं? सारी कोतवाली और खुफिया पुलिस महकमे को पाला मार गया है ये पीला पर्चा। बंदूक पनवाड़ी बता रहा था कि सीआईडी वाले पूछ रहे थे कि हमारे मोहल्ले में कौन खुराफाती पढ़ा लिखा है। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे पर्चे पर चर्चा हो रही है। तुम्हें हैरानी होगी कि अभी तक वो पर्चा मेरे हाथ नहीं लगा है। मैं तो इनसे उनसे इसके मुताल्लिक पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई कॉपी पड़ी है तो मुझे दिखाओ। बिल्कुल, तुम्हें पर्चा देखना है? हाँ, रुको 1 मिनट। लेकिन अशफाक, ये पर्चा तो हिंदी में है। तुम हिंदी पढ़ तो लेते हो ना? हाँ भाई, पढ़ लेता हूँ, लेकिन अभी स्पीड थोड़ी सी ऐसी ही है, लेकिन कोशिश करता हूँ। डी रेवोल्यूशनरी पार्टी। अशफाक जरा ऊंचा पढ़ो, जरा देखूं तो कि तुम्हें कितनी हिंदी समझ में आती है। उथल पुथल से नया सितारा उगता है। पीड़ा और मुश्किलात के बाद एक नए जीवन का जन्म होता है। भारत का जन्म हो रहा है। नौजवान भारतवासियों, अपने भ्रम को उतार फेंको और हौसले के साथ असलियत का सामना करो। मुश्किलात और कुर्बानियों से हिचको मत। अब और बहकावे में मत आओ। अमन चैन तुम्हें मिलने से रहा। शांतिपूर्ण तथा कानूनी तरीके से भारत को आज़ादी मिलने से रही। विदेशियों को भारत पर प्रशासन करने का कोई हक नहीं है, इसलिए उनकी हुकूमत नामंजूर की जानी चाहिए और उन्हें भारत से खदेड़ देना चाहिए। भारत के क्रांतिकारी ना तो आतंकवादी हैं, ना अराजकता अशफाक, अराजकता। अच्छा, अराजकतावादी। उनका आतंक सिर्फ आतंक के लिए नहीं है और ना ही वो मानते हैं कि आज़ादी सिर्फ आतंक से मिल सकती है। क्रांतिकारी इसे कभी नहीं भूले कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उन हजारों अनजाने देशवासियों की कुर्बानी से होता है जो अपने सुख, स्वार्थ, जीवन और अपने अजीजों की जिंदगी से ज्यादा अपने राष्ट्र के हक की परवाह करते हैं। विजय कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय समिति, हिंदुस्तानी रिपब्लिकन पार्टी। बिस्मिल, ये विजय कुमार कौन है जिसके नाम पर ये पीला पर्चा जारी हुआ है? अशफाक, ये एक फर्जी नाम है। हुकूमत को गुमराह करने के लिए नामकरण किया गया है। वाह वाह वाह, यानी खुफिया पुलिस महकमा उस नाम की तलाश करता रह जाएगा और हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल। अशफाक, अगले हफ्ते एक और पीला पर्चा जारी होने वाला है। हाँ, इस बात की खबर मुझे लग चुकी है। मनमत लिख रहे हैं ना? हाँ, मनमत ही लिख रहे हैं। और ध्यान रहे, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना होने पाए, और ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना। हर राज इस पठान के सीने में दफन है। मजाल है कि किसी को खबर हो। शायद मुझे किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अशफाक, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, और इंशाअल्लाह ये भरोसा कभी कमजोर ना होने पाए। आमीन। ये लो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई वाह, फर्जी नाम का फायदा तो इन लोगों ने खूब उठाया। जब इंसान में कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो उसका दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है। यार आगे तो सुन। एक रात बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र नाथ लाहड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी और योगेश चंद्र चैटर्जी एक साथ मिले। यार रामनाथ पांडे भी होंगे ना? हाँ, वो भी थे। हाँ। भाई, अब जरा ये हंसी मजाक से हटके कुछ असल मुद्दे की बात कर ली जाए। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल। हम असल मुद्दे की बात छोड़कर फालतू बातें करते रहते हैं, और जाने अनजाने में हम कितना वक्त बर्बाद करते हैं। सचिंद्र दादा की बात से मैं सहमत हूँ। हमें असल मुद्दे पर ही फोकस रखना चाहिए। मुझे लगता है हमें सिर्फ भविष्य के मंसूबों पे बात करनी चाहिए। हमें मंथन के बाद अपने उद्देश्य पे ध्यान देना चाहिए और उसी मुद्दे पर बहस करनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे अहम है। बिल्कुल ठीक कहा। ये सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, इसलिए पूरी संजीदगी के साथ हमें सिर्फ एजेंडे की ही बात करनी चाहिए। अगर हमारे काम का विरोध मेंबरान ही करने लगे तो किसी भी फैसले पर अमल का क्या मतलब रह जाता है? अशफाक, कल तुम हमारी डकैती पर घोर विरोध प्रकट कर रहे थे, पर इसका फैसला हम सब ने मिलकर लिया था, इसलिए आज इस मुद्दे पर हम सबको एक मत होना होगा। किस बात पर एक मत होना है? हम सब तो
एकमत हैं। तो फिर अशफाक हमारी डकैती का विरोध क्यों कर रहे थे, जबकि ये कमेटी का फैसला था? मुझे इस बात से जबरदस्त एतराज है कि हम इनकलाबी होकर लोगों के घरों में डाका डाल रहे हैं। कल जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो उनके जानिब हमें मोहब्बत नहीं नफरत मिलेगी। मैं इस बात से डरता हूं। अशफाक, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये डाका हम अपने ऐशो आराम के लिए नहीं डाल रहे हैं। अरे जर्मनी से पिस्तौल खरीदने हैं, बम बनाने का सामान खरीदना है। और पिछली मीटिंग में जो लाइब्रेरी बनाने की बात हुई थी, क्या वो बिना पैसों के बन सकती है? और फिर दादा ने हफ्तावार मैगजीन निकालने की भी बात कही है, वो भी बिना पैसों के नहीं बन सकती। अशफाक, समझने की कोशिश करो कि ये डाका हमारे सुख और आराम के लिए नहीं है। ये डाका सिर्फ और सिर्फ हम मजबूरी में डाल रहे हैं। हमें हमारी बात और विचार सब लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस भी होनी चाहिए। अपना प्रिंटिंग प्रेस होने के बाद हम उसमें कुछ भी छाप सकते हैं, जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, धन के नाम पर हमसे बड़ा निर्धन कोई है नहीं, और हमारी भी हालत किसी से छिपी नहीं है। हमारे अपने भाई चंद्रशेखर आजाद महीनों से सत्तू जैसी चीज पर निर्भर है, और हमारे भाई रविंद्र मोहन जो सत्तू जैसी चीज से भी मरहूम है। योगेश दादा ठीक से अपनी 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। भाई मुकुंदी लाल, भाई शचींद्र नाथ अक्सर भूखे सो जाते हैं। वो तो अच्छा हो बनारस के उन पंडित शिव प्रसाद का, जो कभी कभी किसी के हाथों कुछ पैसे भेज देते हैं तो अपना खर्चा चल जाता है। हम इनकलाबियों के लिए इस तरह के काम नए नहीं हैं। आयरलैंड और रूस के बाल्शेविक पार्टी के कारिंदों ने भी इस तरह की डकैतियां डाली हैं, इसलिए हमें ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। इस मजबूरी का एहसास तो मुझे भी है, लेकिन मेरी दलीलों को यहाँ किसी और तरीके से ही पेश किया जा रहा है। अभी 9 मार्च 1925 पीलीभीत के जिस गांव में हम डकैती डालने गए थे, वह हम साथियों के अलावा पेशावर डकैत भी थे। मुझे इस बात का एतराज है कि हम इनकलाबी होकर डकैतों के साथ डाका डालने लगे। आप इस बात पर गौर क्यों नहीं फरमा रहे हैं कि हम इनकलाबियों के साथ काम करते करते डकैतों के साथ काम करने लगे हैं? यह बात मेरे गले नहीं उतर रही है। इतनी जोखिम उठाकर, हमारे दिल को मारकर हमने ये काम किया। क्यों बिस्मिल, हमारे हाथ क्या लगा? इस डकैती में कुल मिलाकर कुछ सोने चांदी के जेवर हमारे हाथ लगे थे, जिन्हें बनारसी लाल ने 500 रुपयों में बिकवाया था। इसके अलावा कपड़ा लत्ता भांडे बर्तन तो डकैत ले गए। ये सब सोचकर अब हमारा भी दिल दुखता है। तो ठीक है, आज से हम ये फैसला ले लेते हैं कि डाका डालना तो हमारी मजबूरी है ही, और अब से हम लोग पक्का मंसूबा बनाकर सिर्फ सरकारी माल और बैंक को लूटकर अपना काम करेंगे। मैं, बिस्मिल और लाड़ी मिलकर इस मंसूबे को तैयार करेंगे कि किस तरह से इस काम को सर अंजाम देना है, जिससे हम अपने मंसूबों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये तय रहा कि अपने इस फैसले को कुछ ही दिनों में अमली जामा पहनाया जाएगा। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। वंदे मातरम! क्या यार, ये लोग इतने बड़े इनकलाबी और बागी थे और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। कमाल है यार, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि लोग इतनी परेशानियों में भी इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्या गजब के जाबाज थे ये लोग, क्या कमाल का पागलपन और जुनून था। न रहने के लिए ढंग की जगह, न ही अच्छे तन पर कपड़े, न ही आने जाने के लिए कोई साधन, और न ही जेब में कोई पैसा, और न ही खुलकर बात करने के लिए कोई जगह। हे भगवान, आज खाया कल भगवान भरोसे। क्या जिंदगी थी यार इन दीवानों की। बिस्मिल अपनी डायरी में लिखते हैं कि हम सब पर कुछ ना कुछ कर्ज था। हमारे पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं था। हम रात को उसी कपड़े को धोते और अंगोछा बांधकर उनके सूखने का इंतजार करते। जब भूख बहुत बेचैन कर देती तो हम आबादी वाली जगह में जाकर अपने आप को विद्यार्थी बोलकर खाना मांगते। यह सचमुच ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हमारे इतने ग्रेट रिवोल्यूशनरीज कितनी तकलीफें उठाई देश को आजाद कराने के लिए, अपने आप को गुलाम बना दिया उन्होंने। ये बात भी कितनी भयानक है कि ये लोग डाके तक डालने पर मजबूर हो गए, जबकि इनके आदर्श कितने महान थे। क्या कुछ करने पर मजबूर हो गए ये लोग।
ये लोग एक एक पैसे का सत्तू खाकर गुजारा करते थे। बिस्मिल ने जिन युवकों की पढ़ाई छुड़ाकर अच्छे फ्यूचर की बात कहकर अपने साथ लगाया था, वो भी आपस में बात करने लगे थे कि बुरे फंसे। वो भी इस रोज रोज की भूख प्यास से छुटकारा पाना चाहते थे। अच्छा, तो घरों में डाका डालने वाली बात को छोड़कर सरकारी डाके वाली बात का क्या रहा? उनकी कई बैठकों में ये बात तय की गई कि सब लोग इस बात का पता लगाएं कि किस बैंक और सरकारी खजाने को आसानी से लूटा जा सकता है, जिसमें जोखिम भी कम हो और बड़ा खजाना हाथ लगे, ताकि मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। इसी तरह एक मीटिंग का जिक्र आता है जहां पर काकोरी ट्रेन पर डकैती की बात की गई और इस पर भरपूर चर्चा भी हुई थी। अच्छा, इसका मतलब काकोरी रेल डकैती पे इंकलाबियों ने पहले से मंसूबेबंद तरीके से चर्चा कर ली थी। तो और क्या, तुम क्या समझ रही हो? किसी दिन भी उठे और जाकर के चलती गाड़ी लूट ली? इस डकैती से पहले एक मंसूबा बनाया गया। सबने खूब तहकीकात की, आपस में हुज्जत हुई और फिर बिस्मिल के घर पे मीटिंग हुई और मीटिंग में पहले से ज्यादा इंकलाबी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। साथियों, आज आप सबको यहाँ बुलाने का एक खास मकसद है। आज हमारे बीच हमारी ही तरह साहसी और आज़ादी के सिपाही, हमारे अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद मौजूद हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारी हौसला अफजाई के लिए, आज़ादी के लिए, इस देश के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए कुछ कहें। भाई चंद्रशेखर आज़ाद। शुक्रिया पंडित जी। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि केंद्रीय समिति ने यह फैसला लिया है कि अब हम घरों में डाका नहीं डालेंगे, बल्कि बैंकों और सरकारी खजाने को लूटकर अपनी योजनाओं के लिए पैसों की कमी को पूरा करेंगे। इस सिलसिले में आपका कोई सुझाव हो तो बताइए। असल में हम लोग द्वारा डाली गई डकैतियों का जो तरीका रहा है, उसकी वजह से सरकार और पुलिस दोनों को भनक पड़ चुकी है कि ये काम कोई अलग तरह के डाकुओं का है। फिर तो हमारी पीली पर्ची की वजह से खलबली मची हुई है। इसीलिए तो सरकारी खजाने, बैंकों और माल गोदामों से पैसा लाने ले जाने में सरकार सक्रिय हो रही है। जहां बैंकों से पैसा ले जाने में पहले एक सिपाही होता था, आज 4-4 बंदूकधारी हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि डाक खाने में शाम के वक्त जब बिक्री और मनी ऑर्डर का पैसा खजाने के लिए रवाना किया जाता है, तो और भी पहरे में भेजा जाता है। इसका मतलब कि खुफिया महकमे को किसी अनहोनी की भनक लग चुकी है। इसलिए वो और भी चौकन्ने नजर आ रहे हैं। लेकिन हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास बंदूकें हैं तो हमारे पास भी पिस्तौल है। हमें खजाना लूटना है तो बस लूटना है। हमें पहले से ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा और डरना बिल्कुल नहीं है।